नमस्कार दोस्तों, समाचार प्रभात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस अभियान के अंतर्गत देश भर में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को व्यापक लाभ पहुंचेगा। यह योजना उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे हैं। इस अभियान में राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा है कि कोई टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण संक्रमण से बचने का उपाय मास्क और 2 गज की सुरक्षित दूरी है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हमें इस दवाई से ही कोरोना को रोकना होगा। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बैंकों, डाकघरों, परिवहन सेवाओं और श्रमिकों के योगदान की प्रशंसा की एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 58.24% पर पहुंच गई है। वर्तमान में 1,89,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या वर्तमान में संक्रमित लोगों से 96,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पिछले 24 घंटे में 11 नई प्रयोगशालाएं शुरू की है। भारत में अब कोविड-19 की जांच के लिए नैदानिक प्रयोगशाला की संख्या 1016 हो गई है, जिसमें 737 सरकारी और 219 निजी प्रयोगशालाएं हैं। भारत ने चीन को चेतावनी दी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में बदलाव के किसी भी प्रयास में सीमा पर शांति को नुकसान होगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने एक समाचार एजेंसी से भेंट में कहा कि नियंत्रण रेखा की यथास्थिति बदलने के चीन की कोशिश से द्विपक्षीय संबंधों पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि जमीन पर चीन की सेना की कार्रवाई से आपसी संबंधों में बने विश्वास को गंभीर क्षति पहुंची है। उन्होंने चीन से पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियों को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए आवश्यक है। भारत के राजदूत ने कहा है कि चीन को भारत की सेनाओं की सामान्य निगरानी प्रणाली में बाधा पहुंचाने पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन के दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। दिल्ली में सेरो सर्वेक्षण आज से शुरू हो रहा है। इसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। यह सर्वेक्षण दिल्ली के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आई आबादी के अनुपात को समझने के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान चयनित व्यक्तियों के रक्त के नमूने लिए जाएंगे। आईजीजी एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए रक्त के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और आईजीजी एलिजा किट का उपयोग करते हुए यह किया जाए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 30,460 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 77,240 हो गई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राजधानी में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। श्री सिसोदिया ने कहा है कि स्कूल खुलने तक अन्य तरीकों का उपयोग और माता-पिता के सहयोग से बच्चों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराने और भावनात्मक समर्थन देने के लिए शैक्षिक गतिविधियां फिर से शुरू करने की सलाह दी गई है। बिहार में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 77% हो गई है। राज्य में अब तक 1,90,000 नमूनों की जांच की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,670 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल ने अनलॉक 1 के दौरान कोरोना पर नियंत्रण के लिए गुजरात सरकार के उपायों पर संतोष व्यक्त किया है।
राज्य में कोविड के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72% हो गई है। दर में सुधार के बावजूद राज्य में नए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में अब तक 3,51,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 के परीक्षण के लिए चयनित किया जा चुका है। राज्य में कोविड-19 के कुल मरीज की संख्या 30,158 हो गई है। मुंबई में कोविड के कारण हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर उपजे विवाद के बीच मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वो कोविड-19 से हुई मौतों के बारे में 48 घंटे के अंदर जानकारी दें और पहले हुई मौतों की खबर 29 जून तक देने की सीमा तय करें। बीएमसी ने 28 जून को सभी अस्पतालों को 48 घंटे के भीतर नई मौतों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, लेकिन अस्पताल इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे थे। नगर निगम के आयुक्त ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अस्पतालों के डीन, चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अस्पतालों को समय से मृत्यु के रिपोर्ट करने के नियम में पालन न करने पर महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें देश में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति और इससे निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे देश में बढ़ते चिकित्सा बुनियादी ढांचे के बारे में बताया जाएगा। मंत्री समूह कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए कंटेनमेंट कार्यनीति और प्रबंधन पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करेगा। बैठक में विदेश मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जहाज रानी राज्य मंत्री, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भाग लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसमें उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी सोमवार को चिकित्सा विशेषज्ञों के दल से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की स्थिति जानने के लिए पिछले बुधवार को सभी जिला कलेक्टरों की राय मांगी थी। इसी क्रम में अब वो चिकित्सा विशेषज्ञों के दल से सलाह भी लेंगे एवं अगले लॉकडाउन के बारे में फैसला करने के लिए उनके विचार लेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य का फैसला केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों एवं अन्य संगठनों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल गठित करने का फैसला किया है। इस फोर्स को खास ट्रेनिंग दी जाएगी और ज़रूरत के साजो सामान मुहैया कराए जाएंगे। इस फोर्स को ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थलों पर भी तैनात किया जा सकेगा। पहले चरण में इस फोर्स की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक योजना जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़पों में शहीद हुए राज्य के 5 सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन का भी निर्णय लिया। इस संशोधन से निवेशकों को केंद्र सरकार की प्रोत्साहन नीति के अनुरूप लाभ होगा। सभी जिलाधीशों को जिला औद्योगिक नवाचार योजना के तहत धनराशि भी प्रदान की जाएगी। बिहार में निवेश करने के लिए आने वाले बाहरी कंपनियों को मशीन, कच्चा माल और परिवहन पर होने वाले खर्च का 80% राज्य सरकार वहन करेगी। निवेश करने वाली कंपनियों को 20% नौकरी प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराना होगा। लॉकडाउन के दौरान कॉमर्शियल उपभोक्ताओं का फिक्स्ड बिजली चार्ज माफ़ कर दिया गया है। प्रोत्साहन नीति में सरकार खरीद के दौरान बिहार में निर्मित उत्पाद को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम 2 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा ई रिक्शा और 2 पहिया वाहनों के निर्माण को भी प्रोत्साहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और उनके हितों की संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। आयोग के अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा। आयोग को राज्य के प्रवासी
श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करनी होगी। आयोग का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा। इसके अंतर्गत ऐसे प्रवासी श्रमिक आएंगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अन्य राज्य के श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें प्रवासी श्रमिकों के कल्याण, रोजगार के अवसर के सृजन तथा प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार के कौशल विकास और हित संरक्षण के लिए प्रचलित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल है। छत्तीसगढ़ में सभी थानों को आदर्श थानों में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जो पुलिस थाने इन मापदंड पर खड़े उतरेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। किसी पुलिस थाने में को आदर्श घोषित करने के पहले यह देखा जाएगा कि उस थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ का आचरण आम जनों के साथ कैसा है। आदर्श पुलिस थाना परिसर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं और बच्चों के साथ कोई भी पीड़ित व्यक्ति बिना किसी डर के थाने में अपनी बात कह सके। साथ ही इस थाने में रिकॉर्ड की रखरखाव भी सही ढंग से होनी चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी निर्णय लिया है, राज्य के बस्तर संभाग में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज सामान्य किस्म के अपराधों की समीक्षा कर उन्हें वापस लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डिविजनल आयुक्त पांडुरंग के पोल ने कल श्रीनगर में नगीन और डल झील में अवैध कब्जों और अवैध निर्माण रोकने के सिलसिले में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डल और नगीन झील के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में आवश्यक विचार विमर्श किया गया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसारी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आयुर्वेद शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने में काफ़ी प्रभावी हो सकता है और लोगों को कोविड-19 संक्रमण से लड़ने में अन्य एहतियाती उपायों के अलावा प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय भी अपनाना चाहिए, जो कुछ आज पूरी दुनिया पालन कर रही है। फिजिकल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, मास्क पहनना, उसके साथ साथ आप इम्यूनिटी बढ़ाने के भी उपाय करें। और इसलिए आयुर्वेद का एक अनन्य साधारण महत्व है, जो कि खान पान के साथ जो घर में उपलब्ध है, घरेलू उपचार से ही हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।